पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसको देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशन होता है उसको देखेंगे और प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तो पिछले क्लास में ही देख लिए थे, तो वो किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। अब उसमें भी तीन पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तब वो यंग मॉडुलस कहलाता है। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है जो अलग अलग केस में अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा तब वो यंग मॉडुलस कहलाएगा, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तब वो बल्क मॉडुलस कहलाएगा जो आगे पढ़ेंगे। और शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन रहेगा तब वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो वो दोनों कम पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ना है, मेन रूप से यही पढ़ना है। तो यंग मॉडुलस के बारे में जानना है और फिर इसका जहां जहां यूज होता है इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे गुजरते हैं। तो यंग मॉडुलस डिफाइन किया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? तब फोर्स बटा एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा? डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो ये केवल जानने के लिए, इसका जो फॉर्मेट होगा ना उसको याद करना है आपको। तो देखो एल को ऊपर कर देंगे अब आई को इधर कर देंगे, ए भी नीचे आएगा तो डेल्टा एल का वैल्यू ये आ जाएगा। इसी से ये आ गया है, लेकिन उतना सोचना नहीं, आपको एकदम तड़ाक सा मुंह से निकल जाना चाहिए कि डेल्टा एल का वैल्यू एफ एल बाई ए बाई होता है। जहां ए समझ लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एफ जो फोर्स उस पर लग रहा है, एल लेंथ है, बाई बल्क मॉडुलस है, ठीक है। डेल्टा एल का वैल्यू किसके बराबर होगा? एफ एल बाई ए बाई, बिना सोचे समझे मुंह से निकलना चाहिए। और अगर जो ए बाई बटा एल, माने एल को तुम नीचे फेंक दो, ठीक है। तो ए बाई बाई एल जो होगा ना उसको अगर के कोई बोलेगा तो इधर जाएगा तो एफ का वैल्यू के डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है, मुंह से एकदम तुरंत निकल जाना चाहिए कि डेल्टा एल का वैल्यू एफ एल बाई ए बाई होता है और एफ का वैल्यू के डेल्टा एल होता है, ठीक है। जहां पर के का वैल्यू ए बाई बाई एल, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है तो समझिएगा, इसका बहुत यूज होगा आगे प्रॉब्लम बनाने में। हम लोग क्या होता है कि स्प्रिंग को बहुत अच्छे से मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो वो पढ़े हुए हैं मैकेनिक्स में, तो क्या है कि रड देगा ना तो थोड़ा सा कम फीलिंग आता है बहुत बार। तो ये समझ जाना है आपको कि रड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। इस पर जब आप फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा कि ये भी इलोंगेट होगा, छोड़िएगा फिर अपने पोजीशन में आएगा, ऐसे करिएगा तो कंप्रेस होगा। तो एक रड जो है वो डिट्टो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो रड के बारे में कभी भी बोलेगा तो आप उसको एज ए स्प्रिंग भी सोच सकते हैं, जिसमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो ए बाई बाई एल होगा। माने कोई रड है तो उसको अगर स्प्रिंग की तरह आप सोचिएगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? ए बाई बाई एल। ये कहानी नहीं सुना रही है, रियलिटी में होता भी। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी रड को हम लोग स्प्रिंग की तरह भी सोचते हैं, जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट ए बाई बाई एल के बराबर होता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम में उसका यूज होगा, हर जगह पर स्प्रिंग सोच करके बनाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्प्रिंग में हम लोग नहीं पढ़ते थे कि एफ का वैल्यू या टेंशन का वैल्यू कितना होता था? तो के डेल्टा एक्स टाइप का तो वही वाला है, एफ का वैल्यू या टेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो के डेल्टा एक्स या डेल्टा एल के बराबर। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग दो चीज सीखे। पहला, एक रड को स्प्रिंग की तरह मान करके भी आप डील कर सकते हैं। कभी भी दो तीन को रड को कनेक्ट कर देगा सीरीज में या पैरेलली तो आप उसको रड की तरह सोचिएगा ही नहीं, स्प्रिंग की तरह सोचिएगा। तो जैसे के इक्विवेलेंट के लिए मैंने कैलकुलेट करते थे, समझ आ रहा है कि नहीं? स्प्रिंग वाला वैसे यहाँ भी कैलकुलेशन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला तो तड़ाक से मुंह से निकल जाना चाहिए कि डेल्टा एल का वैल्यू एफ एल बाई ए बाई होता है या एफ का वैल्यू के डेल्टा एक्स होता है। जहां के का वैल्यू कितना होता है? ए बाई बाई एल। स्प्रिंग कांस्टेंट ए बाई बाई एल तुरंत निकलना चाहिए मुंह से, ठीक है। चलो यहां पर से ये समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेस का वैल्यू इधर फेंकोगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वाला ही बात करें तो ये भी मुंह से एकदम तुरंत निकलना चाहिए, एकदम तुरंत कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा? तो यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस, एकदम तुरंत। और दिमाग में ये चीज सेट करना चाहिए तुम्हारे कि तुम स्ट्रेस जानते हो कि स्ट्रेनो जानते हो, स्ट्रेन जानते हो कि स्ट्रेसो जानते हो। वो करेगा क्या
क्या आप स्ट्रेस जानते हैं, इसका मतलब स्ट्रेन भी जानते हैं? यस सर। आई स्ट्रेन जानते हैं, इसका मतलब स्ट्रेस भी जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेस का वैल्यू बाई इंटू स्ट्रेन होता है, एक मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये रटे हुए रहना। और स्ट्रेन का वैल्यू ऑब्वियस बात है कि स्ट्रेस बाई बाई हो जाएगा। अब देखो समझना कैसे कर करके वो फंसाएगा तुमको, कहेगा कि एक रड है जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसका इनिशियल लेंथ दे दिया है, फोर्स लग रहा है तो लेंथ है जो कि क्या है, बढ़ा है, तो 7 मीटर दे दिया फाइनल लेंथ, यंग मॉडुलस दे दिया है। आपको इसमें क्या पूछा है कि इस रड में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो स्ट्रेस के बारे में जैसी बात करेगा तो दिमाग में सबसे पहले तो यही आ जाएगा एफ बाई एरिया। इसमें एफ दिया है क्या, देखो तो नहीं दिया, तो इसी में बच्चा फंसा था कि एफ देवे नहीं किया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेस पूछेगा तो पहले सोचना है स्ट्रेस के बारे में, लेकिन अगर वो नहीं निकल सकता है डायरेक्ट डाटा से, तो तुरंत समझ जाना है कि कहीं स्ट्रेन तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे स्ट्रेन निकलेगा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये दिमाग में पहले से रहना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये समझना है कि स्ट्रेस एफ बाई ए होगा, जिसको कैलकुलेट करने का कोई जुगाड़ नहीं, तब ये दिमाग में रहना चाहिए कि स्ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। आई स्ट्रेन जैसी होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं स्ट्रेस, इसको कौन बोला लगाएंगे, बाई इंटू स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। पहले यही सोचे थे हम लोग, नो सर। पहले फोर्स बड़ा एरिया ही सोचेंगे, यस सर। उसका नहीं रहेगा तब इधर जाएगा। तो बाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 टू द पावर 8, ऐसा यूनिट में ही है, यस सर। इनटू स्ट्रेन का डेल्टा एल बाई एल, का डेल्टा एल कितना हो गया 2 बाई 5। इसी को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नो सर। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, यस सर। मतलब प्रेशर घटता है जी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर पास्कल बोल सकते हैं। पास्कल को पीए से इंडिकेट किया जाता है, पूरा भी लिख सकते हैं, इसे पीए भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, बस खाली दिमाग नहीं कभी कभी क्लिक करता है, इसलिए बता रहे। या बहुत बार क्या करेगा कि फोर्स और एरिया दे देगा, अब पूछ देगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल बाई एल चाहिए और उसका डाटा देवे नहीं किया, तो ऐसे ही करके वो खेल खेल सकता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा क्लास वैसे वैसे मजा आएगा, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम होगा। लेवल 1 तक का ही, बाकी तो इंटीग्रेट करके बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया उसका दिए हुए है। एरिया मतलब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का ही बात कर रहा है, वो लिख देगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। तो आपको बोल रहा है कि इलोंगेशन बताइए कितना होगा। तो इस वायर को इलोंगेट कौन करेगा, तो 20 केजी पर अर्थ लगा रहा है 200 न्यूटन, तो ये समझ ना, ये इक्विलिब्रियम में, तो इस पर 200 लग रहा है तो 200 ऊपर भी लग रहा होगा, तो इस पर वायर लगा रहा है 200 न्यूटन ऊपर, तो ये वायर पर लगाएगा 200 न्यूटन नीचे। ऐसे नहीं सोचना कि अर्थ इस पर कितना लगा रहा है 200 न्यूटन नीचे, तो यहाँ पर टेंशन हो गया 200 न्यूटन, ऐसे नहीं होता है। रेस्ट में जब है तब भले लग जाएगा, अर्थ वायर पर लगाया है। तो कहानी क्या चल रही है, में आ रहा है ना, बाकी तो नहीं भी जाना हो तो यहाँ पर बनाओगे तो बच जाएगा। कहानी क्या चला, अर्थ इस पर लगाया 200 न्यूटन नीचे, तो वायर इस पर लगाया ऊपर 200 न्यूटन, तभी तो ये रुका हुआ है। तो ये लगा, इस पर वायर लगाया 200 न्यूटन ऊपर, तो ये वायर पर 200 न्यूटन नीचे लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। अरे ये जितना उस पर लगाएगा वही उतना ही नहीं लगाएगा, ये सब मैकेनिक्स में बताया जाता है। अभी खाली हम ऐसे ही एक बार बोल दे रहे थे। तो इस वायर को देखिएगा तो यहाँ पर 200 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग पर भी 200 न्यूटन ऐसा लग रहा होगा, मतलब सेलिंग भी 200 न्यूटन से खींच रहा होगा। वो देखते देखते हैबिट लग जाता है, अभी खाली मजा ले रहे हैं। तो डेल्टा एल का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा एफ एल बाई ए बाई, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 200, जो टेंशन होगा उसमें जिसे खींचिएगा, इनटू एल, एल का वैल्यू 1, ए कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर बोले तो 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इनटू 10 टू द पावर 10, यह ना होगा। मिलीमीटर स्क्वायर वाला में गड़बड़ नहीं करिएगा, वो मिली इनटू मीटर स्क्वायर नहीं है, वो मिलीमीटर का होल स्क्वायर, मिली इनटू मीटर
बात आप समझ रहे हो? सब असाइनमेंट कर दिए हैं, आंसर भी असाइनमेंट में आएगा। इसको देख लीजिए तो कितना हो गया ये 200 बाई ये वाला हो गया 10 टू माइनस 6, ये हो गया 10 टू माइनस 1 तो 10 टू माइनस 7, ये कितना है तो 10 टू पावर 3 कितना हो गया तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिया हुआ है कि सेम लोड है, ठीक है, और ये वायर है जिसका रेडियस r है और ये वायर है जिसका रेडियस क्या है 2r है। एक मिनट यहां पर और दे देगा कि ये दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। सेम मटेरियल बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि मॉडुलस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, अगर जो इसमें इलोंगेशन कितना है x है तो सबसे पहले इलोंगेशन का फार्मूला लिखिएगा, तो डेल्टा l का वैल्यू कितना हो जाएगा FL बाई A बाई। एक में देकर के दूसरा में पूछता है तो हम लोग टाइम्स वाला खेल खेल देते हैं। एक मेथड क्या होता है, इसके लिए लिखो उसके लिए लिखो, रेशियो लो, तो इरिटेटिंग ना होता है। कभी भी एक में दे करके और उसमें कंडीशन चेंज करके दूसरा में पूछेगा तो टाइम्स वाला खेल खेलते हैं। तो इस दोनों केस में ये वाला तो सेम हो गया, एल के बारे में नहीं दिया है, देना चाहिए था लेकिन एल भी सेम होगा, जब तक नहीं लगा मानोगे सेम है, और बाई भी जो कि क्या है सेम है। अब एरिया के बारे में सोचना है लेकिन डाटा दिया है आपको आर में, किसको पहले फेंकिएगा आप, तो ये वाला कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ऐसा टाइप का हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रेडियस दिया है, फॉर्मूला को कहाँ तक फेंकना आता है जिसके टर्म में डाटा देगा, ये हो जाएगा जी ऐसा। तो ये क्या बता रहा है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें डेल्टा एल कम होगा, तो आपको इसका डाटा दिया है, आप पूछ रहा है इसका, तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये इनिशियल होगा, ये फाइनल टाइप का सोचते हैं। ये टाइम्स वाला बताया जा चुका है कि देगा जिसका उसको इनिशियल टाइप का सोचते हैं, और जिसके बारे में पूछेगा उसको फाइनल टाइप का सोचते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस डबल है, तो यहाँ डबल करेंगे तो ये समझना है कि डेल्टा एल कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आर को डबल करोगे तो स्क्वायर में होगा ना 4। इसका मतलब क्या हो गया कि उस केस में जो डेल्टा एल होगा वो इसके रिस्पेक्ट में 1/4 होगा, कितना हो जाएगा। यस सर, ये सब याद है ना कि एक में दे करके दूसरा में पूछता है, कुछ कंडीशन चेंज करके, तो पहले फार्मूला लिख करके जो सेम रहता है उसको काट देते हैं, और जो बदलता हुआ रहेगा वहां पर टाइम्स वाला खेला खेलते हैं। टाइम्स वाला खेला कैसे खेलते हैं, तो जो देले रहता है जिसका डाटा उसको इनिशियल मान लेते हैं, जिसमें निकालना है उसको फाइनल मान लेते हैं। यस सर, बोलो यार। यस सर, और जितना टाइम्स होगा उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, जितना टाइम्स हुआ इनटू इनिशियल वाला, ऐसे नहीं करते हैं जी, वो बताया जा चुका है, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा जी, ये स्प्रिंग में ही प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ क्यों बता दिया जा रहा है कि रड भी एगो स्प्रिंग ना है जी। अभी नीट में सवाल नहीं पूछा, जेईई में इससे 2-3 बार सवाल पूछा इससे, अब हो सकता है कि इससे भी वो पूछे, ठीक है, तो रिजल्ट याद रहेगा तो तेजी में बनेगा। अदरवाइज क्या है कि तुम लिखोगे तो सवाल है तो 2 मिनट में खींचा जाएगा, अब ऐसा क्या है कि 20 सेकंड में बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये समझ आ रहा है कि जो जो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी था वो रड का प्रॉपर्टी हो जाएगा, जो रड का प्रॉपर्टी होगा वही स्प्रिंग का प्रॉपर्टी होगा। यस सर, तो चूंकि स्प्रिंग में हैबिचुएशन ज्यादा रहता है इसलिए रड को स्प्रिंग टाइप का सोच करके डील कर लिया जाता है। बोलो यार। ये सब में भी मान सकते थे रड को स्प्रिंग, लेकिन अगर डेल्टा एल के बारे में बात करेगा तो डायरेक्ट एफएल बाई ए बाई से होगा। इसके अलावा कुछ भी मान ले बात करेगा ना डेल्टा एल छोड़ करके, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि मान लो फोर्स के बारे में बात किया, टेंशन के बारे में बात करेगा, तब आपको हर हालत में रड को स्प्रिंग की तरह सोचना पड़ेगा। तो देखो स्प्रिंग में क्या रहता है पढ़ना कि कोई नॉर्मल स्प्रिंग होगा जिसका नॉर्मल लेंथ मान लेते हैं L0 होगा, माने जब फोर्स नहीं लगेगा तब कितना लेंथ होगा L0। अब उसमें क्या करता है वो कि डाटा देगा कि इस टेंशन पर इसका लेंथ इतना था, फिर टेंशन को बदलेगा बोलेगा उसका लेंथ इतना था। तो पहले बात समझना, बच्चा जब पढ़ता है T = K डेल्टा x
पढ़ता है ना जी। Yes. तो डेल्टा एक्स में कैसे याद करता है कि जो अभी लेंथ है माइनस इनिशियल वाला लेंथ, Yes, sir. और क्वेश्चन में क्या करेगा कि इनिशियल लेंथ का चर्चा ही वो नहीं करेगा, वो किसी पार्टिकुलर टेंशन पर लेंथ देगा तो वो लेंथ इनिशियल वाला होगा, अलग होगा, और फिर किसी दूसरे टेंशन पर फिर लेंथ देगा वो भी इनिशियल नहीं होगा। Yes. तब तुमको हो सकता है पूछ देगा कि इनिशियल लेंथ बताओ या स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, बोलो यार। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, मान लो कि पहला बार में लेंथ दे दिया L1 T1 टेंशन पर, तो पहले बच्चा को लिखना पड़ेगा T1 इक्वल टू K L1 माइनस L0, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना Yes, पड़ेगा। sir. फिर दूसरा टेंशन दिया है T2, तो लिखना पड़ेगा T2 इक्वल टू K L2 माइनस L0। Yes, sir. आप इसको सोल्व करोगे तो ये टाइम ना किल करेगा। Yes. सवाल एकदम रिपीट कर देता है, तो डायरेक्ट याद रखे रहिएगा कि अगर दो टेंशन पर दो लेंथ देगा, ठीक है, अभी माना गया है कि T2 ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ कितना होगा डायरेक्ट ही फॉर्मूला रटे हुए रहिएगा। अभी जो बताया ना दो इक्वेशन उसी को सोल्व करके क्या आता है, लेकिन उतना करना नहीं है, डायरेक्ट रटे हुए रहना। आप लेवल 1 में पढ़ रहे, बोलो यार। Yes, sir. तो L2 का सॉरी L0 का वैल्यू, L0 मतलब समझ में आ रहा है, या तो नेचुरल लेंथ बोलो या बोलो लेंथ ऑफ स्प्रिंग विदाउट टेंशन, Yes, sir. तो बराबर होगा किसके, तो T2 L1 माइनस T1 L2। यहां देखना गड़बड़ नहीं करना, T2 है तो L1 वाला माइनस T1 है तो L2 वाला बाई T2 माइनस T1। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो इसको रट जाओगे, जिसमें शुरुआत किससे तुम करोगे, तो जो ज्यादा टेंशन वाला है उससे शुरुआत करोगे। Yes, sir. अरे बोलो यार, Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है, No, sir. तो ये रखे हुए रहिएगा। जेईई में 2-3 बार पूछा है, आपने नहीं पूछा है, इसीलिए ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि एकदम पूछने थोड़ा, समझ में आया। और एक रिजल्ट और याद रखिएगा कि जब भी टेंशन बदलता है ना तो के के बारे में भी पूछता है, तो बच्चा को याद रहना चाहिए कि टी का वैल्यू के, समझना, टी का वैल्यू फोर्स में एक टेंशन है ना हुआ जी, तो टी का वैल्यू के डेल्टा एक्स या के डेल्टा एल पढ़ता है ना जी। अरे बोलो यार, उसी से रिजल्ट आ जाता है ये वाला। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर दो टेंशन पर दो लेंथ देगा तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एल हो जाता है। समझ में आया, बोलो यार। उसको आराम से किया जा सकता है, टी का वैल्यू के एक्स से डेल्टा टी का वैल्यू के डेल्टा एक्स होता है, लेकिन उतना नहीं सोचना है आपको, ये दोनों फॉर्मूला रट जाना है। ये हम बता केवल इसलिए रहे हैं ना कि आपको ये समझ में आए कि हाँ रटना क्यों, रटना इसलिए है कि सवाल को 2 मिनट से खींच करके 20 सेकंड में ला लेना। समझ में आया कि नहीं, अदरवाइज इक्वेशन लिखते रह जाओ। तो जब रटे हुए रहना कि कभी भी रट पर दो टेंशन बात कर करके वो आगे बढ़ना चाहेगा, तुमको तुरंत समझ जाना है कि या तो नेचुरल लेंथ पूछेगा या तो के पूछेगा, अब कुछ दूसरा चीज भी पूछेगा, पहले यही से तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया ना, जैसे कि दिया हुआ है कि टेंशन इन ए गिवन थिन वायर, वायर दिया समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग टाइप का हो जाएगा, चेंजेस फ्रॉम 200 न्यूटन टू 600 न्यूटन, द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर टू 2.02 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहां ऐसे कर देता है, then length of wire changes from 2 meter to 2 meter to 2.02 meter respectively। करेक्ट, फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर। तो ये समझ में आया कि इक्वेशन लिख करके नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट वो कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल लेंथ कितना हो जाएगा, तो T2, ये समझना जी कि T2 हम लोग ज्यादा गलत माने, तो कितना हो जाएगा T2 into L1 माइनस T1 into L2 होगा ना जी, बाई T2 माइनस T1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 1200 होगा ना, हालांकि 0 0 कट करना चाहिए, चलो ठीक है, माइनस ये वाला कितना होगा 404 बाई 400। तो यहाँ से देख लीजिएगा, 4 से कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये 300, 4 से आइए 4 से करेगा तो 101 बाई 100, तो कितना आगे देख लीजिएगा कर करके, तो 200 199 ना हो गया जी, तो 1.99 मीटर
समेशन में किए ये हो जाती है नेचुरल लेंथ आ गया। तो ये पूछेगा तो कोई बना देगा, जेईई में भी यही पूछा है। हम चाहते हैं ना कि सवाल को ये दे कर एक्चुअल लेंथ का बात ही नहीं करे, वो डायरेक्ट क्या बात कर दे तो बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा कि बताइए उस वायर में स्ट्रेन कितना होगा 200 न्यूटन पर। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये समझ में आया कि बच्चा बहुत सारा क्या करेगा कि इसी को ओरिजिनल लेंथ मान लेगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं समझ में आया, किसी टेंशन पर वो लेंथ दिया हुआ इसका मतलब वो ओरिजिनल लेंथ है ये नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो किसी दिन उसको पूछना चाहिए कि स्ट्रेन बताओ कितना होगा। अगर ये डाटा दे देगा बहुत सारा बच्चा क्या करेगा इतना माइनस इतना अब बटा कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? बोलो यार, अब बार बार तुम्हारे दिमाग में यही नहीं चले। अगर वो बोले पहले इतना लेंथ था बाद में इतना लेंथ है स्ट्रेन बताओ तो नॉर्मल है ना, कैलकुलेटर होगा। ये दो टेंशन देगा ना तब ऐसा काम आप कर सकते हैं। तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा डेल्टा एल, समझना 200 न्यूटन जब लग रहा है तब वो स्ट्रेन पूछ रहा है। तो 200 न्यूटन पर जो लेंथ होगा वो फाइनल लेंथ एक तरह से हुआ माइनस इनिशियल लेंथ ये वाला होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा बताओ तो 2 माइनस 1.99 कोई दिक्कत लग रहा है क्या बाई 1.99 तो यही वाला होगा। ठीक है जो भी है देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0.01 बाई 1.99 तो हो जाएगा 1 बाई। ठीक है कोई दिक्कत लग रहा है? तो डाटा जब देगा ना तो एक ऑप्शन जरूर सेट करेगा कि इतना माइनस इतना बटा 2 कर करके एक ऑप्शन सेट कर देगा तो भाषा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो टेंशन का बात जब भी बात करेगा वो तो आपको समझ जाना है कि इसी ढंग का सवाल होगा। ठीक है, मोस्टली ये भी पूछ सकता था न्यूटन लॉ में कि इतना फोर्स लगाया गया तो स्प्रिंग का लेंथ इतना था, फिर इतना फोर्स लगाया गया तो स्प्रिंग का लेंथ इतना था। तो बताइए कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो इससे कैलकुलेट होता है। इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा a बाई एल का वैल्यू कितना है तो इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा, तब हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा डी तो इतना में इतना घटा देते हैं। हाँ 400 हो जाता बाई डेल्टा एल। तो अभी समझ में आया कि यही वाला यूज हो जाता वहां पर। तो दिक्कत लग रहा है क्या? तो समझ में आ रहा होगा। ओके कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको आप याद कर लीजिएगा। आता कैसे है तो इंटीग्रेट होकर करके आता है। ठीक है, तो ये का सवाल तो पूछा है। एक सवाल और है जो नहीं पूछा है, पूछना चाहिए तो हम बताएंगे। देखो होता क्या है ये समझना। तुम जो भी पढ़े हो उसमें क्या होता था कि यहाँ पर F से खींचा और यहाँ पर भी F ही से खींचा तब का पढ़ रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर F1 से खींचे और यहाँ पर F2 से खींचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब चेंज कितना होगा ऐसा पूछना चाहिए। उसको अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछना चाहिए तो उसको हम आगे डील करते हैं। अभी उसी का एक स्पेशल केस क्या है कि ये रड जो है वो लटका हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पर टेंशन इसके वेट के बराबर होगा। न्यूटन लॉ पढ़ा है ना जी कि रोप पर अलग अलग जगह पर टेंशन अलग अलग होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस जगह पर टेंशन 0 है और बोलो यार, और इस जगह पर टेंशन कितना है mg है। तो दोनों एंड पर टेंशन सेम रहा नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब डेल्टा एल एकड़ बाई ए बाई डायरेक्ट लगा दोगे नहीं लगाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको पढ़ना है यही वाला केस। ठीक है कि एक जगह पर कुछ टेंशन होगा और दूसरे जगह पर टेंशन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक्चुअली बोल ही देते हैं। सुन लो उसी का ही सब स्पेशल केस है। तुमको पढ़ना वो वाला है लेकिन उसी का स्पेशल केस है। ये इंटीग्रेट होकर करके आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन तुमको इंटीग्रेशन करना नहीं। तुम ध्यान रखना केवल जी कि अगर कोई रड है और इसमें एक तरफ टेंशन है T2 और एक तरफ टेंशन कितना है
एरिया सेम है अभी तत्काल, बोलो यार, बाकी सब कंडीशन मैच कर रहा है। तो इसमें टेंशन जो लोगे ना तुम कैलकुलेशन करने में, वो टी एवरेज ले लेना, और टी एवरेज कितना होगा, तो T1 प्लस T2 बाई 2 होगा। अगर तो दोनों इन पर टेंशन अलग होगा तो डेल्टा एल का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टी के जगह पर या एफ जो लिखते थे ना उसके जगह पर एफ एवरेज कर लोगे। ये दो तीन ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक तो इंटीग्रेट करके बताया जा सकता है, और एक क्या है कि लीनियरली जब वेरी करता है ना कोई भी चीज तो उसके हिसाब से भी किया जा सकता है एक्सप्लेन। लेकिन वो सब कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल क्या याद रखना है कि अगर रड के दोनों एंड पर टेंशन अलग अलग हो जाए तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, केवल फोर्स के जगह पर एवरेज फोर्स लगाते हैं। समझ में आया? इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदलता है, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा तो कैसे करेंगे वो बताएंगे, हालांकि तुम लोगों को पूछा नहीं लेकिन वो पूछबे करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल के। तो अब इसमें समझना, यहाँ पर टेंशन mg है और यहाँ पर टेंशन 0, तो सेम रहा टेंशन नहीं, तो समझ जाना है कि एवरेज टेंशन है। एवरेज टेंशन कितना हो जाएगा, mg प्लस 0/2, mg/2, तो फार्मूला में कितना लग जाएगा, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, f का वैल्यू mg/2 होगा ना जी, f l बाई a बाई डेल्टा l का वैल्यू होता है डेल्टा बाई a बाई, बोलो यार, तो अपना वेट के कारण से ऐसे भी करेगा तो वही होगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर है जो कि टेंशन mg बराबर होगा, अभी नहीं एक्सप्लेन करेंगे यहाँ टेंशन mg का होगा, मैकेनिक्स में एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर टेंशन mg होगा, यहाँ पर टेंशन 0 होगा, यस सर, तो फिर से वही वाला घटना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो इसको देखो, यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर टेंशन तो हो गया F, बोलो यार, यहाँ पर है जो कि टेंशन कितना होगा 0, सब मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो यहाँ पर टेंशन F हो गया, यहाँ पर टेंशन 0 हो गया, तो अगर इसमें भी क्या कैलकुलेशन करने के लिए तो कितना हो जाएगा, माने ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर अगर वैसा रहता तो आप समझ रहे हो। इसमें अगर जो डेल्टा एल कैलकुलेट करना रहेगा तो हो जाएगा एवरेज, कोई दिक्कत लग रहा है, समझ रहा है? तो ऐसा पूछना चाहिए किसी दिन, पूछा नहीं है तो बच्चा क्या करता है कि याद रखता है कि अपने वेट के बराबर, अपने वेट के कारण कितना इलोंगेट होता है, तो वो शॉर्टकट में ही याद रखता है कि mg कारण जितना होना चाहिए था ना दोनों तरफ लगता तो उसका आधा, ऐसा करके याद रखता है। लेकिन आधा होगा ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ये वाला, बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो चलो थोड़ा सा जगह बचेगा, तो जगह बचिए जाएगा। एक चीज कर रहे हैं कि अगर जो ऐसा पूछेगा, अगर जो पूछे तो मजा आ जाए, कैसे मजा आ जाए, देखो मान लो तू ऐसा दे दे तुमको कभी कि ये वायर जो है ना, ऐसा पूछने बड़ा बड़ा सवाल होगा, कम बच्चा बता पाएगा। इसका वैल्यू 2 kg, ठीक है, और इसका वैल्यू 1 kg, और सब कुछ डाटा वो दे रहे हैं, ठीक है, ए का डाटा दे दिया है, यंग मॉडुलस दे दिया है, एल दे दिया, ये सब दे दिया है, ठीक है। ये कॉमा है, बाइबल नहीं है, टेबल नहीं है। तब आपको पूछेगा कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, ठीक है, तो बात समझिएगा। क्या इसमें टेंशन सब जगह पर सेम है? नहीं सेम है, क्योंकि रड में मास है, समझना। यहाँ पर सब जगह पर टेंशन सेम माना जाएगा, क्योंकि ये इतना पतला है नहीं दिया, जिसको मासलेस माना जाएगा, तो मासलेस रूप में सब जगह पर टेंशन सेम होता है। यस सर, तो ये समझ आया कि यहाँ पर वहां पर दोनों पर टेंशन सेम था, लेकिन ये प्रॉब्लम अलग है, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर रड के इस इन पर टेंशन अलग है और इस इन पर टेंशन अलग है। यहाँ पर टेंशन कितना होगा तो इसके वेट को ना संभाल रहा है, ये समझ में आया कि यहाँ पर 20 न्यूटन टेंशन और यहाँ पर 30 न्यूटन, क्योंकि ये 3 kg को ना संभाल रहा है, ये 30 न्यूटन टेंशन है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर डेल्टा एल का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा एफ के जगह पर उसके बीच वाला 20 और 30 का हाफ, बोलो यार, एफ एल बाई ए बाई, अब तो डाटा तो पुट करते रहोगे,
समझ में आ रहा है ना? तो तीन टाइप का पहला रह सकता है। एक हो गया क्या कि रस्सी में मास रहबे नहीं करेगा तो डायरेक्ट टेंशन सेम हो जाएगा तो एजिबल हो जाएगा। एक होगा क्या कि कुछ लटकाया है नहीं तो उस ढंग से करोगे। और एक है कि अगर ऐसा दे दिया तो कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो मेडिकल में ऐसे पूछने का चांस नहीं है। वो इसलिए आपसे बन जा रहा है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बता दिया गया, अदरवाइज इसके अंदर में इंटीग्रेशन चलता है। समझ आ रहा है कि यहाँ से x दूरी जाकर के dx पोर्शन पकड़ेगा, उसमें है जो कि इलॉन्गेशन निकालेगा, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो सब कुछ सोचना नहीं, आपको याद कैसे करना है। अगर जो रड के दोनों इंड पर टेंशन अलग है तो एवरेज निकाल देंगे, फॉर्मूला मार देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसमें तो डाटा पुट खाली करना रहेगा, अपना वेट के कारण है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया तो उसका आधा होगा नहीं। तो डेल्टा एल का वैल्यू जेईमेन में पूछे हुए ये वाला, ये क्वेश्चन जो है वो जेईमेन का पूछा कुछ नहीं, बच्चा का सब सवाल बन जाएगा। तो डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा एफ कितना हो जाएगा, इसका वेट दिए हुए हैं ना, तो वेट दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 0 होगा, तो वेट बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एफ एल का वैल्यू 0.5 20/100 ना होगा, 0.2 ना होगा, बोलो यार। अरे वेट है 10 न्यूटन, तो mg का वैल्यू 10 न्यूटन ना दिया, तो यहाँ पर है जो कि 10 न्यूटन टेंशन है, और यहाँ पर 0, तो उसका आधा 10 + 0/2 होता है। तो इतना इनटू एल का वैल्यू कितना होगा 20/100, कितना एम्पीयर बाई ए का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट 10⁻⁴ होगा, इनटू बाई 2 × 10⁻11। सब ऐसा है, इसको कर लीजिएगा अपना। तो इससे ये वाला कैंसिल होगा तो 10⁻⁻1 आ जाएगा। अरे 2 × 10⁻1 है ना, तो ऐसा हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप। ये हो गया 10⁻2 -2 तो ये हो गया 10⁻+9 +9 जाएगा ऊपर में तो -9 होगा ना जी। तो आज एक और है ये, कितना हो गया 5 × -10। कोई दिक्कत लग रहा है? ये ढंग के कैलकुलेशन में बताया था कि अच्छा से करिएगा। देख रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दिया और 10⁻ को केवल वेरी किया 10 टाइम्स 100 टाइम्स का, तो थोड़ा स्थिर से क्योंकि तभी से गलती होगा, आंसर में मैच कर जाएगा दूसरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत क्या रहेगा तो ओके। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? देखो ये ढंग का भी सवाल जेईई में पूछ चुका है, ये ढंग इसका सवाल तो है जो कि 2-3 बार जेईई में पूछे हुए लगातार एकदम, समझ आ रहा है कि नहीं? और इसका नहीं पूछा है तो पूछबे करेगा, ठीक है। और बाकी भी सब बच्चा टाइप का सवाल था, ठीक है। अब प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा मजा आएगा, अभी तो खाली थ्योरी चल रहा था पिछला क्लास में। कोई दिक्कत लग रहा है? ये सब एकदम रफियत के मुंह से निकलना चाहिए, तो जगह गड़बड़ा एक जगह नहीं यूज है, और भी यूज है आगे। आपको एनर्जी डेंसिटी का बात करेगा, क्या है कि फॉर्मूला स्ट्रेस स्ट्रेन में रहेगा, डाटा केवल स्ट्रेस से का देगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेन का जब भी जरूरत पड़ेगा आपको स्ट्रेस मालूम है, इसको इधर होकर हो जाएगा, तो बात आप समझ लो, ठीक है। इसको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब टाइप, समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला क्यों बताया गया? इसलिए कि आपसे बने तो विदिन 1 मिनट बने, नहीं तो नहीं बने, समझ आ रहा है? अदरवाइज क्या है कि दूसरों क्वेश्चन को टाइम बर्बाद कर देगा। मेडिकल में बड़ा संभाल के करना, दिमाग का कम खेला। आपको बुलेट पॉइंट जानते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बनीते निकल जाइएगा, तो उलझते रह जाइएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये वाला आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर जो ऐसा दिया कभी तो हम तो चाहते हैं कि ये वाला दे, ये रुका हुआ नहीं, ये फिल्म ही चल रहा होगा, इसलिए रिटर्न ना होगा। बोलो यार, जगह बच गया, वो काम कर लो पहले बात करें, उतना जगह है नहीं, वो काम करते। डेल्टा एल का तुम फॉर्मूला पढ़ लिए क्या? अगर टेंशन अलग अलग जगह भी रहोगे तो क्या रहेगा, क्या करोगे? अलग अलग रहेगा दोनों जगह, तो एवरेज निकाल के डील करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
कि बताओ, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक रड है जिसका लेंथ कुछ भी 5 मीटर है, ठीक है, और मास जो है वो 20 kg है, और सब कुछ डाटा वो दे रहेगा आपको, माने एरिया दिए हुए रहेगा, यंग मॉडुलस दिए हुए रहेगा, ये सब दिए हुए रहेगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा यहाँ पर मान लो कि कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ भी बोल दो, बोलो कितना करोगे, जल्दी बोलो। 100 न्यूटन। तो यहां से 2 मीटर के दूरी पर बताना है कि स्ट्रेस कितना होगा। तो डेल्टा एल वाला लगा दोगे फॉर्मूला। स्ट्रेस पूछा है तो इस जगह पर स्ट्रेस पूछा है, तो इस जगह का फोर्स और उस जगह का एरिया करोगे। पहले क्या था कि जब दोनों तरफ से तुम सेम लगाते थे ना जी, तब क्या होता था कि हर जगह पर एफ का वैल्यू सेम ही रह जाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर जो दोनों जगह पर मतलब दोनों एंड पर टेंशन सेम नहीं है तो बीच में भी सेम नहीं होगा। तो मैकेनिक्स में ये ना पढ़ाया जाता है इसको कि क्या करना रहता है कि जहां टेंशन निकालना रहेगा वहां काट देना, और उसके बाद फिर क्या करोगे कि इसको देख करके कंटीन्यूअस लॉ लगा दोगे। तो उसके लिए क्या किया था, सबसे पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया था। तो इसमें समझ में आ रहा होगा आपको कि एक्सीलरेशन जो होगा तो नेट फोर्स अभी माना जाएगा कि किसी पर रखा हुआ है, ये बैलेंस हो रहा होगा, उधर चल रहा है, तो 100/20 ये कितना हो जाएगा। सब मैकेनिक्स के बाद कहानी समझ में आ रहा है, मैकेनिक्स में नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। अब बच्चा करें कैसे कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, तो यहाँ पर अभी समझाएंगे तो बेवकूफी हो जाएगा जी। एक जगह पर समझा दिया गया अच्छा से, तो फिर क्या है कि दूसरा जगह पर हो जाना चाहिए। तो जब भी मतलब मास रहेगा रोप में या रड में, ठीक है, अब खींचते जाएगा, समझ रहा है, तो टेंशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो टेंशन कैसे निकाला, तो उसको काट दिया जाता है और एक पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, चाहे इसका चाहे उसका, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर इसका तुम बनाओगे तो उस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ठीक है, कर देना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन T मान लेंगे, तो T आई है तो कुछ लगे नहीं रहा है, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मास कितना होगा बताओ तो 5 मीटर का 20 है, तो एक का हो गया 4, तो हो गया 8, तो हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कितना हो गया 40 न्यूटन आया ना। तो यहाँ पर टेंशन 40 है, अब एरिया दिए हुए, तो क्या होगा कि वहां पर स्ट्रेस निकल जाएगा। डेल्टा एल आपको नहीं पूछेगा कि यहाँ कितना हुआ, वो ओवरऑल ही पूछता है, उसका शॉर्टकट है। लेकिन स्ट्रेस वो किसी भी जगह पर पूछ ले सकता है। बोलो जी, स्ट्रेस वाला में भी एवरेज लगा दोगे ना, स्ट्रेस में जहां पर पूछेगा वहां पर काट करके किसी न्यूटन लॉ में बताया गया टेंशन कैलकुलेट करके डील करोगे। कोई दिक्कत लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। पहले कहे कर रहे थे स्ट्रेस F/A डायरेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर स्ट्रेस उतना नहीं रहता था। बोलो यार, क्यों रहता था स्ट्रेस उतना ही, क्योंकि दोनों तरफ सेम रहता था। तो रेस्ट में ना है जी, हर पोर्शन पता चल रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है। चलिए, अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया से ही होता है और प्रेशर भी है जो कि फोर्स बाय एरिया से ही होता है। तो क्या दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, बहुत सारा अंतर है। एक तो क्या है कि प्रेशर हमेशा नॉर्मल वाला होता है, लेकिन स्ट्रेस वाला जो होता है वो नॉर्मलो वाला होता है, शियर वाला भी होता है, समझ आ रहा है। और एक ढंग से और तुम इसको बोल सकते हो थ्योरेटिकली कि प्रेशर जो होता है ना वो एक्टिव रिएजेंट है, माने वो डिसाइड करता है उसके बाद कुछ होगा, माने पहला स्टेप है प्रेशर का, उसके बाद उसका इफेक्ट होगा, माने वो एक्टिव है। और स्ट्रेस जो है ना वो रिएक्टिव है, कि आप कुछ कर रहे हैं तो एज ए रिएक्शन वो स्ट्रेस डेवलप हुआ, नहीं पता चला। स्ट्रेस वाला में एक थ्योरेटिकल और ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस तो पहले छोड़िए, टेंशन के बारे में पहले सुन लीजिए। कोई भी चीज में जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का नौटंकी होता है वो स्केलर है, कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का नौटंकी होता है वो वेक्टर है, ऐसा नहीं। कोई भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला कहानी हो, मैंने डिपेंड करे और साथ ही साथ
वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे तब वो वेक्टर कहलाता है। और कोई भी चीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो मगर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो वो वाला टेंसर कहलाता है। एक नॉर्मल वे में टेंसर का यही बताया जा सकता है लेवल 1 में, ठीक है। बाकी तो रैंक 0, रैंक 1, रैंक 2 पर चर्चा किया था, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, कौन टेंसर है, तो वो सब सोचना नहीं है आपको। मैंने ये खाली याद रखना तुम्हें ये थ्योरी कि प्रेशर और स्ट्रेस समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? टेंसर है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक ही पॉइंट पर बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। एनएस देखोगे तो ऐसे, एनएस देखोगे तो ऐसे। देखिए कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं पानी है यहाँ पे, आप बीच में कोई पॉइंट ले लिए तो इधर से सोचोगे तो का प्रेशर लगेगा उसी पॉइंट पर, इधर से ऐसे लग गया तो एक ही पॉइंट पर अलग अलग ना है प्रेशर का डायरेक्शन। तो वो सब एक्सप्लेन किया था। आपको खाली याद रखना है क्या? स्ट्रेस और प्रेशर ये दोनों क्या है? टेंसर है। अब यहां देखो जी, कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रिक बताएंगे उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं उसमें एरिया थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोगों में एरिया बदल के पूछा भी नहीं है, लेकिन जेई मेन में एरिया बदल के पूछे हुए हैं। तो ये सवाल बनता कैसे? तो इंटीग्रेशन से बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको इंटीग्रेशन करने का टाइम भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि अगर एक तरफ का रेडियस r1 है, दूसरी तरफ का रेडियस कितना है? r2 है, ठीक है। तो इसमें अगर जो फोर्स Ff लगेगा तो लेंथ में कितना का चेंज होगा? तो तुम पहले ऐसे सोचना कि अगर एरिया बराबर रहता तो तुम क्या लगाते? तो डेल्टा एल का वैल्यू लगाते एफ एल बाई ए बाई लगाते। तो एरिया में क्या लिखते? अगर जो पूरा एरिया बराबर था तो पाई आर स्क्वायर। तो तुम क्या करना ना, पाई आर स्क्वायर को पाई r1 इंटू r2 कर देना। और पाई आर स्क्वायर को तुम पहले करना पाई इंटू r और एक आर के पर r1 कर देना, एक आर के पर r2 कर देना। तो ये वाला अच्छा रहेगा। ये फिजिक्स सिखा रहे हैं, ये ट्रिक है कि ऐसे कर लेना। बोलो यार। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एफ एल बाई ए बाई अभी भी लगाएंगे, समझ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें एरिया को पाई आर स्क्वायर करेंगे ना, तो जो आर इंटू आर है उसके एक जगह पर r1 कर देंगे, दूसरी जगह पर r2 कर देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये याद रखिएगा। एक ध्यान देना जी, हो सकता है इसका डायमीटर दे देगा तो पहले तुम रेडियस के टर्म में कर दोगे, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन r1 जगह पर क्या पुट कर दोगे? तो d1/2 करोगे अगर जो डायमीटर दिया तो। बोलो यार। तो वो समझ में आ रहा होगा तुमको। ये वाला कैसा फीलिंग दिया? तो इसी ढंग का ट्रिक एक बताया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। होता क्या है कि कोई रड है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह पर सेम है, तो रेजिस्टेंस कितना होता है? तो रो इंटू एल बाई ए होता है। बोलो यार। और अगर जो इस टाइप का देगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग ना है जी, तो इंटीग्रेट होकर के रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है। लेकिन वहां भी यही वाला फटा लगाएंगे। अगर ऐसा रहेगा तो रो इंटू एल बाई एरिया में पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई r1 इंटू r2 कर देंगे। समझा? ऐसे ट्रिक करके आपको याद रखना। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था कि इसको किसी सीलिंग में क्या करेगा कि लटका देगा, आई मासलेस है, अब उसको F से खींचेगा। ये समझ आ रहा है कि कोई भी चीज मासलेस है तो उसको जितना से खींचिएगा सीलिंग को उतना ही ऊपर खींचेगा और सब जगह पर टेंशन सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो F कर करके लिखा गया, इसको बदल सकता है, नहीं बदल सकता है? कैसे बदलेगा इसको? वो किसी चीज में टांग देगा, जैसे किसी को सीलिंग में टांग देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और मासलेस मान लेके रहेगा तो खींचेगा कुछ फोर्स से, तो जितना सी खींच रहा है उतना सुपरो ना खींच रहा है। ये समझ में आ रहा है ना कि यही वाला चीज को ऐसे करके दिया। बोलो यार। ये सब कुछ बता चुके हैं। इसको क्या करेगा कि जमीन पर रख करके ऐसे दबाएगा, तो समझ में आया कि दोनों तरफ से एफएम लगेगा।
कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये आ जाएगा थोड़ा बवाल सवाल होगा, क्योंकि इंटीग्रेट होकर बनेगा, उतना टाइम है नहीं। मकसद क्या है ट्रिक बताने का? मकसद ये है कि नीट के बच्चा से इस ढंग का सवाल इंटीग्रेट होकर नहीं बनेगा वहां पर एग्जाम का। अब कोई बहुत होशियार रहेगा, बनाना भी चाहेगा तो 3 मिनट 4 मिनट टाइम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस सब में उलझना नहीं। कोई दिक्कत लग रहा है? ये दोनों रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड हो जाएगा। इस समझ में आया कि रेसिस्टेंस मिलेगा तो उसी ढंग से करते हैं। रो इंटू एल बाई ए, तो एरिया कैसे खोल देते हैं। अब इस टाइप को देखिएगा जी, इसमें क्या है कि 2 रड आपको दे देगा या 2 वायर आपको दे देगा, ठीक है, और एक कंडीशन दे देगा ना कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो डेल्टा एल जब कैलकुलेट आप करते हैं तो एफ एल बाई ए बाई होता है। तो इसमें क्या है कि आपको लेंथ का भी जरूरत पड़ता है और एरिया का भी जरूरत पड़ता है। लेकिन जब वो वॉल्यूम सेम कर देगा ना तो वो या तो केवल दोनों के लेंथ का डाटा देगा या क्या करेगा, दोनों के एरिया का डाटा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब कैसे प्रोसीड करेंगे ये बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल का दोनों जगह पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, एफ एल बाई ए बाई। तो आपको डाटा वो एल का और ए का नहीं देगा। समझ आ रहा है कि या तो केवल एल का देगा या केवल ए का देगा। ये दे दिया है आपको कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो जिसका डाटा देगा ना उसी से मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा। मान लो कि लेंथ का डाटा दिया है तो आप क्या करिएगा कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे। क्यों किया जा रहा है ये समझिएगा। जैसे लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आ गया वॉल्यूम ना जी, तो दोनों में सेम है। तो ये समझ में आया कि हम लोग इस टाइप से फॉर्मूला को यूज करेंगे, एफ एल स्क्वायर बाई भी बाई, बोलो यार। और दोनों में क्या रहेगा कि भी सेम रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये सब है जो कि कैसे बदला है। तो डेल्टा एल कैसे बदलेगा, बाकी बोलने से क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक है। और अगर जो क्या करेगा आपको एरिया का डाटा देगा तो क्या करोगे, इसी फॉर्मूला में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो तुम क्या करोगे, तो ऊपर में एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। जिसका डाटा देगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वाला क्या हो गया, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाई। मकसद क्या है वॉल्यूम में फेंकने का? मकसद ये है कि अगर जो हम वॉल्यूम में फेंक दिए फॉर्मूला को तो दोनों में वॉल्यूम सेम ना है जी, तो क्या होगा कि वो वाला उन दोनों में डिफरेंस नहीं कराएगा। समझ आ रहा था? बाकी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे और बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। इसी ढंग का डिट्टो कहां पर करते हैं, रेसिस्टेंस वाला। आर का वैल्यू होता है रो इनटू एल बाई ए। तो उसमें नहीं देता है कि खींच दिया गया या कंप्रेस कर दिया गया, तो उसमें वॉल्यूम सेम होता है। तो जब फॉर्मूला तुम रखते हो कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो उसमें भी ऐसे कर करके आता है। अरे बोलो यार, वही कहानी यहाँ कभी भी वॉल्यूम सेम रहेगा ना दो का, और फॉर्मूला में लेंथ और एरिया दोनों है, तो आपको समझ जाना है कि ये कांसेप्ट लग जाता है, ठीक है। चलो सवाल को पढ़ो, जेई में आया होगा, बड़ा आसानी से डील हो जाएगा। 2 वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। जैसे सेम वॉल्यूम बोला दिमाग में चला होगा कि अच्छा वो वाला टाइप है। हाउएवर वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा क्रॉस सेक्शनल गलती लिखा गया है, इसे लिखना है, कोई बात। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वायर 2 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3। ओके, एरिया का डाटा दिया है दोनों का। और कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इंक्रीजेस बाय डेल्टा x ऑन अप्लाइंग फोर्स F, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount। यहां पर क्या क्या सेम दिया, सेम मटेरियल दिया, मैंने बाई सेम दे दिया और सेम वॉल्यूम दिया, और क्या दिया, सेम डेल्टा एल भी दिया। अरे यही ना बोल रहा है कि इसमें डेल्टा x हुआ तो इसमें कितना फोर्स लगावे कि उतना ही सही स्ट्रेच हो जाए। मैंने क्या किया, डेल्टा एल भी सेम दिया। तो पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एल बाई ए बाई। तो डेल्टा एल के बारे में अगर आपको जानना है या कुछ करना है तो तुमको एल और ए दोनों ना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला में देख रहे हो, सॉरी क्वेश्चन में तुम देख रहे हो दिया है वो दोनों का, किसका दिया है, ए का। तो तुमको क्या करना है कि ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ए से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला क्या बन गया,
वॉल्यूम बन गया। अब तुम कैसे सोचोगे, जब भी दो के बीच में कंपैरिजन करता है तो टाइम्स वाला खेल खेलते हैं ना जी। तो पहला और दूसरा दोनों में ये वाला तो सेम हो गया, पहला और दूसरा दोनों में ये वाला तो सेम हो गया, और पहला और दूसरा दोनों में ये वाला सेम हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तब तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि ये इधर आएगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए स्क्वायर के बाद। समझ में आया? तो अब कर लोगे, पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला का एरिया 3 टाइम्स है, बोलो यार। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला फोर्स कितना लगेगा, तो ये 3 टाइम्स है तो फोर्स 9 टाइम्स हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि बाद में कितना होगा, 9 टाइम्स इनटू इनिशियल वाला। ये सबसे स्मार्ट मेथड है, इसे डील करेंगे। और अगर जो ऐसा करता है कि सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है, तो जब सेम फोर्स से उसको इलोंगेट किया जाएगा तो बताइए कि बाद में कितना इलोंगेट होगा। तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम सेम हो जाता, बाई सेम हो जाता, अब उस सिचुएशन में फोर्स सेम हो जाता। तो ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर की। अगर मान लो कि बाई भी है जो कि अलग देता तो बाई को भी रहने देते। समझ में आ रहा है? तो जिसके बारे में कैलकुलेट करना रहेगा उसका तुम फॉर्मूला ला लेना और उसका टाइम्स वाला खेल खेल लेना। और जिस बच्चा को भी टाइम्स वाला खेल खेलने में दिक्कत लगेगा तो तुम क्या करोगे कि रेशियो वाला खेल खेलोगे। अब वो नहीं सिखाएंगे कि कैसे क्या किया जाए, उसको तो बेसिक ना है जी। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत लग रहा होगा। और अब देखो यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको तुम बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हो, बड़ा आसान है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी झंझट लगेगा तो फॉर्मूला लगा देना अच्छा रहेगा। जैसे कि सीरीज में रहेगा तो सब रड का एरिया सेम मानना, लेकिन सबका लेंथ अलग होगा, सबका एक मॉडुलस अलग होगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इसको हटा करके एक रड इतना ही डायमेंशन का माने एरिया इतना ही हो, लेंथ टोटल इतना ही हो, तो एक मॉडुलस क्या होना चाहिए ताकि इक्वल इफेक्ट हो। बोलो यार। तो इसमें देखो नहीं रखना है, तुम यही सोचना कि रड को स्प्रिंग मान करके पहले के इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाए। बोलो यार। अब फिर के इक्विवेलेंट को ए बाई एल में खोल देंगे तो के नेट को खोलोगे ए नेट बाई एल तो जो ऊपर चल जाएगा। इसमें यही याद रखना है कि सीरीज रहे चाहे पैरेलल रहे, हम उसको स्प्रिंग मान करके पहले के इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लिख देंगे। बोलो। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, के का वैल्यू ए बाई एल होता है ना जी, वैसे खोल देंगे तो चल आएगा। ठीक है। ज्यादा दिमाग खराब हो तो इसी से ये आया है तो तुम रट जाओगे कि सीरीज वाला बाई नेट कैसे निकलता है, तो एल टोटल बाई L1 बाई 1 प्लस L2 बाई 2 ऐसे कर करके। अरे बोलो यही से आया, ये बना कि तुमको याद है। और अगर पैरेलल करेगा तो बाई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, बाई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 बाई A नेट। वैसे ही कर देना। तो हमको भी सच बताएं तो फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं, क्योंकि कभी कभी मान ले रहे कैसे पूछेगा। तो एक चीज आप ये याद रख सकते हैं कि पैरेलल सीरीज में रड तड़ का बात कर, कभी भी सीरीज पैरेलल में रड का तुमको बात करेगा, सर्कुलर रड को तुम भुला करके तुम उसको स्प्रिंग जाना। तो क्या इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आज जिसका डाटा देगा उसके टर्म में खोल दोगे। बस यही जानना है कि सीरीज में एल टोटल सबका जोड़ करके होगा और एरिया सबका बराबर होगा। बोलो यार। यहाँ पर क्या होगा, एरिया सबका बराबर होगा तो एरिया वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब पैरेलल वाला में क्या हो जाएगा कि सबका लेंथ बराबर होगा, एरिया अलग अलग हो सकता है एरिया बराबर हो, वो अलग चीज है। लेकिन एरिया जनरली हम लोग क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो के इक्विवेलेंट वाला करके कर लो। ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इस कारण से क्या है कि नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, याद रखोगे तो कोई बात नहीं। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको बोला है कि इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताइए, तो एक प्रकार की फॉर्मूला मान लो कि तुमको नहीं याद है। ठीक है। तो नहीं याद है तो दो बोलना है जी, तो डायरेक्ट तुम वो वाला लगाओगे। दो को वाला में कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, के इक्विवेलेंट का वैल्यू k1 इनटू k2 बाई k1 प्लस k2, यही ना करोगे। तो के इक्विवेलेंट को कैसे लिखोगे, ए नेट इनटू बाई नेट बाई एल नेट कितना हो जाएगा 3l, ये बराबर होगा k1 इनटू k2। तो k1 का वैल्यू कितना हो जाएगा a, अरे a के सब एक होगा a बाई 1 बाई l, बोलो यार, इनटू a बाई 2 बाई 2l बाई 2 का। अच्छा यहाँ बाई 1 का पर इतना है, ये कितना है 3 बाई। कोई दिक्कत लग रहा है?
बाई ए बाई एल प्लस ए 3 बाई 2l, इसी को डील कर लीजिएगा। अरे बोलो यार, ऐसा कर सकते हो कि देखो ए बाई ये वाला कैंसिल कर देगा, यहाँ पर से जो भी कॉमन होगा उसको कैंसिल करेगा ना। यस सर। और फिर देख लेना अपने से एल को कॉमन किए तो ए को एल को कैंसिल कर देगा। फिर देखना ये ए नेट और ए एक ना तो वो भी कैंसिल कर दोगे। फिर देख लेना कर करके चलाएंगे आंसर। अरे बोलो जी। यस सर। फास्टली भी कर सकते हो। मेरे वहां पर क्या है ना कि टाइम खत्म हो गया है, मैंने होने वाला होगा, मेमोरी खत्म हो गया। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये वाला भी एल ये से कैंसिल हो जाएगा यस सर। तो 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा देख लो। अरे डरना नहीं, आराम से ही हो जाएगा। ऊपर में कितना बचा है 3/2 बचा है ना जी। यस सर। और नीचे में कितना बचा है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा और यहाँ पे 3/2 बचा। तो ये वाला समझ में आया कि 5/2 हो गया। यस सर। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 9/5 ये ना है तो वही वाला चल आएगा। अब फॉर्मूला में लगाते तो तुरंत खाली चला था और क्या वो कर करके देख लीजिएगा चल आएगा। बोलो यार। यस सर। वैसे पैरेलल में रहेगा तो आप के इक्विवेलेंट वाला कर लीजिएगा, डील कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो आराम से हो जाएगा। आप फॉर्मूला मान ले लगाना तो फॉर्मूला भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नो सर। बना दे फॉर्मूला से बना डायरेक्ट बना दो जैसे कहोगे डायरेक्ट बनाओ। डायरेक्ट बनाओगे तो कितना हो जाएगा के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट को डायरेक्ट क्या लिखेंगे ए बाई एल तो ए नेट अरे होगा ना यस सर। इनटू बाई नेट अब बाई एल तो एल तो कॉमन में रहेगा। यस सर। ये बराबर होगा किसके k1 कितना हो जाएगा a बाई एल प्लस a बाई तो ये तो कैंसिल हो गया यस सर। और वैसे ही कर देना a से a भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बाई नेट का वैल्यू कितना आ गया देख लो, ये हो गया 5 ये 3 हो गया, कितना हो गया? अच्छा सॉरी यहाँ 6 ना है, यहाँ कितना हो गया 8/3 वही हो जाएगा। कैलकुलेशन खाली आराम से करना तो हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना टाइम बचा 10 मिनट तो आराम से हो गया। बता रहे हैं नहीं होता क्या ना कि पढ़ाई तो खत्म हो गया तो जाएगा हो, कोई दिक्कत लग रहा है। देखो इसमें हम फॉर्मूला पर बहुत जोर क्यों नहीं देते हैं क्योंकि कभी रेयर केस में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर जो ये लगे कि नहीं याद कर जाते हैं तो ओके कोई बात नहीं। अरे बोलो यार। देखो ये जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ तो सबसे पहले बिना बदले इसको कैसे डील करेंगे ये समझना। कोई भी चीज ये हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है तो उसमें जब भी इक्विवेलेंट कहेगा ना निकालने के लिए तो एक तरीका ये भी होता है कि इसको या और कुछ भी रहेगा तो सब का वैल्यू तुम एक मान लो तो नेट भी वही आएगा, ऐसे समझना। ये पीतल का और ये सोना का तो दोनों के कॉम्बिनेशन को बेचोगे तो सोना का दाम दे देगा सबका, पीतल का दाम देगा सबका ना, उस दोनों के कुछ बीचों बीच में देगा। तो तुम ऐसे सोचो कि मान लो कि ये सोना है और अगर जो ये भी सोना रहेगा तो हर हालत में टोटल सोना ही ना होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हमेशा एक चीज ये होता है कि अगर जो सब के प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को बराबर कर दोगे तो एक मटेरियल ना बन जाएगा तो ओवरऑल भी वही मटेरियल आने वाला। ये कई जगह पर काम देता है, कंडक्टिविटी जितना है ना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वहां पर वो काम देगा। बोलो यार, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी और भी चीज में एक मॉडुलस हो गया। बोलो यार, कभी स्पेसिफिक हीट बहुत सारा का देकर के इक्विवेलेंट कहेगा निकालने के लिए तब भी एक बड़ा काम दे देगा। बोलो तो एक तरीका तो यही होगा कि इसमें बाई नेट का वैल्यू कितना माना है, बाई माना है तो अगर इसका वैल्यू हम बाई लिखें और इसका वैल्यू बाई लिख दे तो नेट भी बाई ही आएगा। या ऐसा समझो कि इसका
इसका अगर हम x कर दें, इसका भी अगर x कर दें तो नेट भी कितना आएगा? x आएगा। अरे बोलो तो करो, तो x ही लिख दो तुम। तो y1 की जगह पर x करोगे, अब y2 की जगह पर x करोगे, यहाँ 2x² हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 2x हो गया। तो कट करके x आया कि नहीं आया? तो कोई जरूरी नहीं कि 100% सही ही होगा, लेकिन सही होने का चांस है। अब यहाँ पर देखो, y1/2 के पर x रखोगे तो रिजल्ट भी x से आएगा। तो यहाँ पर x करोगे तो x² हो गया, और यहाँ पर 2x हो गया, तो करोगे तो x/2 आ गया। इसका मतलब ये नहीं होगा। ये बहुत जगह पर काम देता है जी, डायरेक्टली कांस्टेंट कैलकुलेट करने में काम देता है। नीट का सवाल पूछा तो बड़ा लेंथी है, और उसमें खाली ऐसे करके मारोगे तुरंत आंसर फेंक देगा। इसमें देखो तो, इसमें तो और करोगे तो x/4 आ जाएगा, x पुट करो ना जी, ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ x² कटेगा कि 2x/3 आ गया, ये भी नहीं होगा। जब 3 गलत है तो एक ही होगा। अरे बोलो यार, तो ये माना होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन छाट के मारा जाता है। अब बाकी बनाना तो कोई बहस ही नहीं, आप क्या करिएगा, कैलकुलेट से डील कर लीजिएगा। तो करो, के इक्विवेलेंट डायरेक्ट कितना हो जाएगा? के इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगा वो वाला लगा, सुन ले, इसमें खाली ये याद रखना कि 1/k इक्विवेलेंट वाला करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। बोलो यार, तो हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट, तो a बाई नेट, अब बाई l कह रहा है कि दोनों का लेंथ, एरिया, रेडियस जो भी है सब सेम है, ठीक है, इस ढंग से बात को किया। तो क्या हो जाएगा ऊपर में, मतलब a बाई l, तो l का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2l। अगर l मान लो तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/a बाई 1/l, बोलो यार, प्लस a/2/l, यही ना होगा? इसी को डील कर लीजिएगा यार। तो ये वाला कैंसिल हो गया, और l भी है जो कि कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 2/बाई नेट, ये किसके बराबर हो जाएगा देख लो? y1 प्लस y2 बाई 1 इंटू बाई। तो यहाँ से बाई नेट का वैल्यू कितना हो गया? 2/1 इंटू बाई 2 अपन y1 प्लस y2, तो वही वाला आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसमें कुछ था नहीं। देखो ये सवाल जो आ जाएगा ना, तो जो देखने नहीं रहेगा मेडिकल का बच्चा उससे नहीं बनेगा, और जो जानते रहेगा वो मजबूरी में नहीं बनाएगा, क्योंकि 3 मिनट उसका टाइम खींच लेगा। तो वो एकदम रटा हुआ ना चाहिए। ट्रिक भी बता दी, यहाँ भी काम करेगा और कहाँ काम करेगा? रेसिस्टिविटी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वॉल्यूम वाला मैं बताया ही आपको है कि जो डाटा देगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक वॉल्यूम में बन जाएगा। उसके बाद तुम टाइम्स वाला खेल खेलो चाहे रेशियो वाला खेल खेलो, सवाल तो डिले हो जाएगा। अब इसमें हो सकता है किसी बच्चा को जो एकदम पहली बार में ये वीडियो देख रहा होगा, अब वो कहेगा कि टाइम्स वाला क्या कहानी चलता है, तुम पहले ना बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले वाला नॉलेज है तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा? यहाँ पर ये बतावे हम कि कैसे टेंशन निकलता है, क्या निकलता है, तो गड़बड़ा जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, उतारो इसको। अब हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो इस टॉपिक का खासियत यह है ना कि अगर आंख से नहीं गुजारा जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है गलत हो जाने का, ठीक है। और आंख से गुजरा हुआ रहेगा और आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा। अगर फंसाना भी चाहेगा तो आप नहीं फंसिएगा। तो समझिएगा, एक रड है जिसको हीट किया जा रहा है। पहले हम लोग रड वगैरह को क्या कर रहे थे? खींच रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे। अब वो कहानी नहीं, आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप केवल क्या कर रहे हैं कि हीट कर दे रहे हैं। जब हीट करिएगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस बात है कि बढ़ेगा। या इसको अगर कूल कर देते तो इसका लेंथ घटता। तो जो हम हीटिंग में पढ़ाएंगे वही काम कूलिंग में भी होगा। अरे बोलो यार,
तो हम केवल हीटिंग को बढ़ा दे, कूलिंग मतलब आप खुद समझिएगा कि इसी ढंग से न्यूमेरिकल बनेगा। तो अगर आप हीट करिएगा तो इसका लेंथ कुछ बढ़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर पूछेगा आपसे कि स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, तो बच्चा के दिमाग में क्या आएगा कि स्ट्रेन का वैल्यू होगा डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल का वैल्यू वो क्या लिखेगा टेम्परेचर बढ़ने पर, एल अल्फा डेल्टा टी अब बाई एल। तो ऐसे कर करके इतना ला देगा। और अगर स्ट्रेन मालूम हो गया तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेगा, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यही ना करेगा जी, तो इतना ला देगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मिसकंसेप्शन। कारण क्या है कि स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल होता है, लेकिन उसको हम हीट कर करके उसी समय बताए थे कि स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाई एल नहीं बोलिए, स्ट्रेन को बोलिए डेल्टा एल जबरदस्ती वाला बटा एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर जो लेंथ में चेंज हुआ वो आप जबरदस्ती नहीं किए हैं, वो तो टेम्परेचर बढ़ा तो खुद से ना हुआ जी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लेंथ में चेंज जबरदस्ती नहीं किया गया, आप हीट किए और वो खुद ब खुद एक्सपेंड हुआ। पहले क्या था कि वो एक्सपेंड होना नहीं चाहता, आप खींचते थे। अब क्या है कि वो एक्सपेंड होना चाहता है। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि आप हीट करिएगा और वो एक्सपेंड होना चाहता है, और वो एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा तो उसके अंदर में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। अरे बोलो यार, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेन का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 0। स्ट्रेस का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 0। स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब है क्या हुआ कि जो इच्छा के विरुद्ध किया जाए और आप मजबूर है वो काम करने के लिए। समझ रहे हो ना गुरु? कुछ इच्छा हो अब पूर्ति नहीं हो पा रहा तो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, करे यार क्या हो रहा है, इतना ठंडा बढ़ रहा है। तो ये खाली आप याद रखिएगा जी कि थोड़ा सा भी बच्चा अगर मिस करेगा ना तो वो ऐसा कर करके बना देगा जो गलत है, ठीक है? तो अगर फ्री रहेगा एक्सपेंड करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए हीटिंग और कूलिंग में, तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब और समझिएगा, अगर जो दो वाल के बीच में, मतलब वाल रिजिड है, वाल धंस नहीं जा रहा है, ठीक है, वाल रिजिड है, इसके बीच में कोई रड को आप रख दिए और अब आप हीट करिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर T है तो कुछ लेंथ होगा इसका, ठीक है, और अब आप हीट कर रहे हैं तो ये बढ़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो बढ़ना चाहेगा, मगर आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, मतलब फिर इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं, स्ट्रेन डेवलप होगा कि नहीं, डेवलप होगा। हालांकि देखो मिसकंसेप्शन क्या हो जाएगा कि बच्चा सोचा है कि इसमें लेंथ तो नहीं चेंज हुआ है, अरे फिक्स है तो लेंथ चेंज नहीं ना हुआ जी, तो क्या सोचा है कि लेंथ चेंज नहीं हुआ तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा, स्ट्रेस 0 हो जाएगी। ये क्या है, मिसकंसेप्शन है। अरे बोलो यार, तो इसको कैसे कोई सोचेगा कि अगर आप हीट करते तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ता, लेकिन इस केस में बढ़ा नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स लगा करके उतना लेंथ घटा दिया गया जितना बढ़ता हो। समझ में आ रहा? तो इसमें डेल्टा एल जबरदस्ती जो है, बोलो यार, वो कितना होगा? तो जितना ही टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ता उतना ही से ना एक तरह से कमी किया गया है जी। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, तो डेल्टा एल जबरदस्ती वाला बटा एल, और डेल्टा एल जबरदस्ती कितना किया है, तो जितना फैलना चाहता था तो फैलना कितना चाहता था, एल अल्फा डेल्टा टी से, इसका मतलब उतना दबा दिया। तो यही ना है डेल्टा एल जबरदस्ती वाला बाई एल, इसको करिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा कि रिजिड वाल के बीच में किसी रड को डाल दिया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं, और उसको हीट किया जा रहा है, तो फैलना चाहेगा तो नहीं फैल पाएगा। अभी हम केस पढ़ा रहे हैं जिसमें रड एग्जैक्टली दोनों रड के बीच में एकदम सटा हुआ दोनों ईंट। अरे बोलो यार, और अगर जो मान लो यहां पर किसी चीज से पकड़
लेता, हिंज कर देता। अब कूल करना चाहता थी, घटना चाहता, लेकिन घटने देगा नहीं, तो जितना से घटता हो, इसका मतलब है उतना ही सही से खींच करके बढ़ाए हुए हैं। तो मैग्नीट्यूड बाई समझ में आया कि डेल्टा एल वाला एल अल्फा डेल्टा टी होता, बढ़ेगा तो उतना से बढ़ता और घटेगा तो उतना से घटता। अरे बोलो यार, तो आपको क्या करना है ना कि इस स्पेशल केस को डायरेक्ट रट जाना कि स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। और स्ट्रेन मालूम है तो बाकी को हम रपेट के बोलना है। स्ट्रेन मालूम है अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेस कितना होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अरे बोलो यार, फोर्स कितना होगा, तो ये भी मुसलन तलाक से निकलना चाहिए, स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे बोलो, तो एक याद रहेगा, तीनों तो तुरंत निकलना चाहिए। स्ट्रेन कितना होगा तो अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस कितना होगा तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, फोर्स कितना होगा तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस हो गया इतना इनटू एरिया। तो ये तीनों ध्यान रहना चाहिए, एक में ध्यान रहेगा तो बाकी तेजी में खींचा जाएगा। इसीलिए उसमें बोल रहे थे कि ये नहीं सोचना कि स्ट्रेस तो फोर्स बटा एरिया, तो एरिया इधर जाएगा तो फोर्स निकलेगा, ऐसे नहीं सोचना है, वो एकदम रेल के बोलना है, क्योंकि वैसे ही तुम याद रखोगे तब ये सवाल बना पाओगे, दिमाग काम कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेस कैसे निकलेगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, फोर्स कैसे निकलेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। समझ रहे, ये तेजी में होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको लग रहा है? और समझना जी, टेम्परेचर घटेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ भी कहेगा वो, तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड वाइज तुम काम करोगे, स्ट्रेस निगेटिव नहीं बोल देना। अरे बोलो यार, स्ट्रेस निगेटिव नहीं बोल देना, वो सेंस बस इतना ही रहेगा कि कभी टेंसाइल फोर्स लगेगा, कभी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही ना होगा। बोलो, तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर घटता भी तो यही कहानी होता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, दिया हुआ है कि ए मेटालिक रड इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड बाल, टू रिजिड बाल्स होना चाहिए। इफ टेम्परेचर ऑफ रड इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रड। तो दो रिजिड बाल के बीच में उसको फिक्स किया गया है, और टेम्परेचर हिट करेगा तो बढ़ना चाहेगा, लेकिन बढ़ना दे नहीं रहा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछा है कि स्ट्रेन कितना होगा, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अल्फा डेल्टा टी ना होता है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में करो चाहे केल्विन करो वही हो जाएगा, इनटू डेल्टा टी कितना है 50। अगर टेम्परेचर घटा भी देता, अब रड को दोनों बाल के बीच में हिंज कर देता, तो वो घटना चाहता था, एक बात ऐसे खींचा है। अरे बोलो यार, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि रियलिटी में डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी जो यहाँ पर लिखे हैं, वो टेम्परेचर के कारण बढ़ने वाला नहीं है, वो जबरदस्ती दबाया गया है। कि उसको सोचा जा रहा है वैसे कि टेम्परेचर बढ़ता तो एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ता वो, लेकिन नहीं बढ़ा, इसका मतलब दबा कर के मेंटेन किया गया है ओरिजिनल लेंथ को। इसका मतलब डेल्टा एल आया है उधर से। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो अल्फा और डेल्टा टी ये जो भी होगा अपना देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 into 10 to the power -4। और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकलेगा, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये तो तेजी में होना चाहिए। तो यंग मॉडुलस हो गया इतना इनटू 5 into 10 to -4, यही ना होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये 10 हो गया, आई हो गया कितना 10 to the power 6, 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो आप कहिए। तीसरा, फोर्स बिटवीन वॉल एंड रड। तो रड और वॉल के बीच में फोर्स इतना ही ना लगेगा, तो
फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कितना दिया 5 सेंटीमीटर माने 10⁻² का स्क्वायर, ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या था ना न्यूटन। कोई दिक्कत लग रहा है? चौथा बोल क्या रहा है, नेट फोर्स ऑन रड ड्यू टू बोथ वाल, ये समझिएगा कितना हो जाएगा 0, ये वाला समझिएगा। रड है दो वाल के बीच में, रड जो है वो दो वाल के बीच में है, तो ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो ये भी ना उतनी लगा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन समझिएगा क्या लिखा है, नेट फोर्स ऑन रड ड्यू टू बोथ वाल, तो ये 0 होगा। समझ में आया? इसमें बच्चा बहुत सारा क्या करेगा ना कि इस फोर्स का डबल कर देगा, इसीलिए लिखे। जो गलती हो सकता है हम पहले करवा लेंगे आपसे। बात समझ में आया? फोर्स बिटवीन, समझना जी, यहां भी बच्चों से गलती होता है। फोर्स बिटवीन एक्स एंड वाई का क्या मीनिंग है बताओ तो? क्या फील करते हो फोर्स बिटवीन एक्स एंड वाई? कोई भी दो वो है, ठीक है, फोर्स बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2, या फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, या फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर, इसका क्या मतलब तुम समझते हो? ये दोनों के बीच में है वो तो बात है ही, इसका और क्या फीलिंग है? तो उसका फीलिंग है ना कि एक बॉडी पर दूसरा कितना लगा रहा है, या इस बॉडी पर ये कितना लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, डायरेक्शन खाली उल्टा होगा। तो फोर्स बिटवीन लिखने का मतलब नेट फोर्स नहीं पूछता है दोनों पर, वो पूछता है एक पर दूसरे के कारण कितना लग रहा है। जब यहां लिखा गया है फोर्स बिटवीन वाल एंड रड, तो वाल और रड के बीच में फोर्स, इसका मतलब हो गया कि वाल के द्वारा रड पर या रड के द्वारा वाल पर। तो किसी एक पर निकालोगे, दोनों पर नहीं निकाल दोगे। बात समझ में आया? अरे बोलो यार। जैसे बोलता है कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो k⁻²r² होता है, इसका मतलब दोनों पर नेट फोर्स उतना होता है। उसका मतलब होता है एक पर दूसरे के कारण या दूसरा पर पहले के कारण, किसी एक पर निकाल के तुम बताओगे। बोलो यार। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या क्लियर करके लिखा है, नेट फोर्स ऑन रड ड्यू टू बोथ वाल, तो रड पर दोनों वाल के द्वारा देखो, तो ये उधर लगाया F इतना से और ये इधर लगाया इतना ही से, तो नेट फोर्स कितना लगा 0। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे करके लिखेगा तो फंस नहीं जाना कि मार दिए 2F। बोलो यार, तो ऑप्शन में सेट करने का प्रयास करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? ठीक है, तो आपको आना चाहिए इसी टाइप का। लेकिन जैसे एमस का एग्जाम होता था तो ऐसा आना चाहिए, मैंने ऐसा आता होगा, वो तो क्वेश्चन निकालने नहीं देता था, लेकिन ऐसा ही आता होगा। पूछेगा थोड़ा समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। एम्स को नीट में मिला दिया, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा वो। ये नहीं सोचता कि बच्चा टाइप को पूछेगा, रेयर केस में कभी कर दिया तो अलग बात है। तो मैंने अब क्या करेगा ना कि नीट और एम्स के बीच में वो सवाल रखने का प्रयास करेगा। इसमें भी कुछ है ना, खाली समझे हुए लोग तो आसानी से डील कर लोगे। दे रहा है कि 2 वाल है, रिजिड वाल है, ठीक है। रिजिड वाल मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये बोलना चाह रहा है ना कि अगर जो रड बढ़ेगा, ये रिजिड नहीं रहेगा तो धंस जाएगा, तो उस ढंग का सेंस नहीं है यहाँ पर। अरे बोलो यार। तो इस रड का सब कुछ देखो वहां डाटा दे दिया है। कह रहा है कि जब इस रड का टेम्परेचर तुम 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो बताओ उसमें स्ट्रेन स्ट्रेस कितना डेवलप करेगा। फोर्स बिटवीन लेफ्ट वाला रड कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल वे में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि एकदम एग्जैक्टली जितना इस वाल के बीच में डिस्टेंस था उतना ही लेंथ था। लेकिन अब क्या है कि कुछ गैप दिया हुआ है। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है ना कि उतना गैप तक अगर वो बढ़ेगा तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा तो होगा। तो पहले पता कर लेते हैं कि अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होता तो कितना होता, ठीक है। तो डेल्टा एल पहला केस में वो हम डाटा जान के सेट करके दिए हैं ना, ताकि 2 केस में अलग अलग चीज आ जाए, तो दोनों चीज आपके आंख से गुजरे। डेल्टा एल फ्रीली ऐसे करके अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, तो उसका लेंथ दिया हुआ है कितना, एल हुआ ना, इनटू
अल्फा, अल्फा बोले तो 1.5 into 10 to the power -4 तब ऐसा में ये इनटू डेल्टा टी पहला वाला केस में। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर आ गया? सब ऐसा यूनिट में है तो ऐसा यूनिट में ही आएगा, तो हो गया 3 into 10 to the power -2 ऐसा यूनिट में। बोले तो मीटर को क्या करोगे 100 सेंटीमीटर, फिर इसी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये फ्रीली एक्सपेंड करता तो 3 सेंटीमीटर एक्सपेंड करता। अब वहां देखो कि 3 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने वाला है ये, तो जब तक 1 सेंटीमीटर किया होगा कोई झंझट नहीं। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर उसके बाद जो बढ़ता उतना ही सेक्टर से दबाए हुए है। तो ये समझ में आया कि इस सिचुएशन में डेल्टा एल कौन, हाँ जबरदस्ती वाला, समझ रहे हो ना गुरु? जबरदस्ती वाला कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तक फैला, अगला 2 सेंटीमीटर नहीं फैलने दिया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन इसी कारण डेवलप होगा। ये बात समझ में आया? ये सवाल पूछेगा तो अच्छा सवाल माना जाएगा लेवल 1। अरे बोलो यार, तो आप निकाल दीजिए स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल कितना 2 सेंटीमीटर। बोलो यार बाई एल, एल कितना होगा 2 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदल दिए आइए भी मीटर में, तो कितना हो गया 10 to the power -2, यही ना हुआ? कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए और स्ट्रेस कैलकुलेट करिएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें अल्फा डेल्टा टी लगा देगा तो गलती हो जाएगा। बोलो यार, तो कि वो वाला कब होता है जब एकदम एग्जैक्टली है तो उसके बीच में सेट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन देगा तो फिर रटा हुआ वाला काम नहीं करेगा। तो कंसेप्ट ओवरऑल यही है कि डेल्टा एल जबरदस्ती कितना किया गया है। स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेस, मतलब तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। तो कितना होगा यंग मॉडुलस 10 to the power 11 इनटू 10 to the power -2 कितना हो जाएगा 10 to the power 9 पास्कल या न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। 10 to the power 9 को क्या बोला जाता है? नहीं ना बोला था, मार के कपाट फोड़ देगा। 10 to the power -9 को बोला जाता है, हां जीगा बोला जाता है। तो इस में आया कि इसको ऐसे भी कोई लिख सकता था कितना 1 गीगा पास्कल। और बोलो उसने नहीं भी को करके दे देगा तो भाषा नहीं दे, इसीलिए पूछे भी थे, पता रहता ना कहां गलती हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या बोला है ये आल्सो फाइंड फोर्स बिटवीन लेफ्ट वॉल एंड रड। तो यहां तक जाता तब तक तो फोर्स नहीं लगता, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 2 सेंटीमीटर के कारण वो दबाया है, और जब दबाया है तो दोनों एक के लगेगा, इसमें आ रहा है। तो लेफ्ट वाल भी अपनी लगेगा, राइट वाल भी अपनी लगेगा। जब भी टाइट होगा तो एक के लगेगा। बोलो यार, तो फोर्स बिटवीन रड एंड वाल, लेफ्ट राइट जान के तो छोड़ दिया, समझ में आ रहा होगा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सेम ही होगा, वो आपको समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा स्ट्रेस 10 to the power 9 इनटू एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? अच्छा नहीं दिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दे देते हैं। ए का वैल्यू मान लो कुछ भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले 10 to the -4। यूनिट का ध्यान रखना, जैसे वैसा को यूज करना, स्ट्रेन में गलती नहीं हो जाए, यूनिट सेम लेना। और समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना हो गया 2 into 10 to the power 5 न्यूटन, जो भी है। इसको और कैसे लिख सकता है कोई? अगर मेगा में करना रहेगा तो 10 to the power 1 into 10 to the -1, 10 to the -1 को इसमें समेट दोगे कितना हो जाएगा 0.2 मेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो हो गया। सेकेंड वाले केस में तू जानबूझ कर कैसे दिए थे कि बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले पता करेंगे कि कितना होगा। तो डेल्टा एल का वैल्यू फ्रीली वाला
कितना होगा बताओ तो, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही ना होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा देख लो, अरे 25 दूनी 50 हो गया, 50 हुआ ना, तो जीरो की इसको खा के 75 ना होगा, 75 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। आर यू श्योर? तो ये कितना हो गया, अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 75 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, बोलेगा तो 0.75 सेंटीमीटर। तो ये बढ़ेगा 0.75 सेंटीमीटर से, और फ्रीनेस है वहां पर कितना, 1 सेंटीमीटर। मैंने ये समझ में आया कि जाकर करके टच होने के पहले रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तो फ्रीली ना था जी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्ट्रेस कितना होगा, 0, स्ट्रेन 0, और फोर्स बिटवीन लेफ्ट बाल एंड रन। अरे बोलो यार, तो ये कब उसको ढकेलता, जब वो ऐसे से ढकेलता तो उसको तो वरना एक्सपेंड करने का मौका ना है। तो ये समझ में आया कि इसको नहीं ढकेलेगा रन, जान के दिए ये सवाल, तो तुमको लगेगा कि ये वाला में टच में नहीं आएगा तो नहीं ढकेलेगा, इधर वाला ढकेल देगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक्सपेंड करा है तो इधर एक्सपेंड करेगा, इधर नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। बोलो यार, हर चीज इसलिए बुझा देना चाहते हैं तो वहां पर लगेगा कि हाँ यार उसमें टच में नहीं है तो फोर्स नहीं लगा, इसमें तो टच है तो फोर्स लगाएगा। तो आपको समझ जाना है कि फोर्स का जनरेशन ही कब होगा, जब दबाना स्टार्ट करेगा तब ना वो ऐसे करेगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत लग रहा है? तो थर्मल स्ट्रेस में इतना ही जानना है, ये वाला मेडिकल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तो खाली ध्यान रखो, एक चीज याद रखोगे तो बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है बात को समझना, जब हम पढ़ाते थे ना मैकेनिक्स, तो उसमें क्या होता है कि सर्कुलर वाला पर माने बैंक लोड होता है ना जी, तो उसमें Vmax Vmin का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम बोलते थे कि इस ढंग का पूछना नहीं चाहिए। तो हम बताते क्यों थे ना उसमें कि अगर बैंड रोड पर फ्रिक्शन के साथ तुम याद कर लिए ना फॉर्मूला, तो होता क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं देगा तो उसी फॉर्मूला में म्यू का वैल्यू 0 मार दोगे। अरे बोलो यार, अगर जो वो कह देगा कि सिलेंडर है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मार देने पर वही फॉर्मूला सिलेंडर वाला बना देता था। अगर बोलेगा कि फ्लैट सरफेस पर है जो कि घूम रहा है तो थीटा का वैल्यू 0 मार देने पर वही आ जाता था। तो उसमें ये करते हैं ना कि अलग अलग बता देते हैं केस में, लेकिन ये भी बोल देते हैं कि मान लो कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो तो तुम बैंड सर्कुलर रोड वाला विद फ्रिक्शन पढ़ लेना, समझ आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद जो बोलेगा उसी के हिसाब से मारना। फ्रिक्शनलेस बोलेगा मेरे को वैल्यू उसी फॉर्मूला में 0 मार देना। सिलेंडर बोलेगा तो बैंड वाला सिलेंडर कब बनेगा, जब ये 90 डिग्री होगा तो उसी फॉर्मूला में 90 मार देना। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वही बोलते थे हम, लेकिन क्या हुआ कि एक बार डायरेक्टर पूछिए दिया, समझ आ रहा है। तो ये वाला बस खाली हम ऐसे ही बताते हैं कि सुने वगैरह अगर एयर केस में आ गया तो पकड़ा जाएगा। ऐसे मैक्सिमम खींच कर करके नीट में इतना पूछना चाहिए। इसको बता इसलिए दे रहे हैं ना कि इसमें कुछ है ना, खाली अगर ध्यान रहेगा तो। अब क्या किया है कि 2 रड को डाल दिया है, समझ आ रहा है कि नहीं, और ऐसे कर दिया है 2 वाल के बीच में फिक्स कर दिया है। अब पूछ सकता है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, या इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, या इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, या इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, या इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, या इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। तो आगे बढ़ने का एक कंडीशन हम बता रहे हैं कि ये याद रह जाएगा ना तो बाकी कुछ पूछेगा तुम निकाल दो। तो इसमें ऐसे सोच लेना कि अगर फिक्स नहीं करता, ठीक है, तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाते तो कितना लेंथ ओवरऑल बढ़ता। तो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी पहला वाला का बढ़ता
और दूसरा वाला का L2 अल्फा डेल्टा T बढ़ता कि नहीं बढ़ता? अगर फ्री रहता तो, लेकिन अभी फ्री नहीं है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि उतना से दबाया है। तो ये समझ में आया कि डेल्टा L जबरदस्ती वाला ये वाला है। अरे कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्री रहेगा तो इतना फैलता, लेकिन फॉर्मूला में वो नहीं लगा, वो लगा जबरदस्ती वाला। तो ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल कितना बढ़ता, तो इतना बढ़ता। इसका मतलब क्या है कि जो दबाया वो इतने से दबाया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया जाता है कि जितना बढ़ता उतना दबाया गया है, तो इसको इधर फेंक करके F बाई K से कर लिया जाता है, लेकिन K इक्विवेलेंट से। तुम ऐसे याद रखना कि नेट फोर्स देख पढ़ते थे ना कि F का वैल्यू K डेल्टा L, तो यहाँ पर 2 को है, तो ऐसे याद रखना कि F का वैल्यू कितना होगा, तो K इक्विवेलेंट 2 को है, तो K इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा L नेट। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज समझना जी, ओवरऑल तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में ही न रहेगा। तो ये समझ जाना कि इस दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा वही इस दोनों के बीच में भी लगेगा, वही इस दोनों के भी बीच में लगेगा। ऐसे सोचो, ये कुछ ज्यादा लगाएगा और ये कुछ कम लगाएगा, तो ओवरऑल सिस्टम होने ना फेंकाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ पर फोर्स लगेगा। अब ये सोचो कि यहाँ पर अगर ज्यादा लगाएगा और ये कम लगाएगा तो उधर फिर चलने लगेगा, लेकिन हो रहा है वैसा कुछ। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है। तो इसमें खाली 2 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है? और उसके बाद कुछ भी पूछेगा तो तुमको सेट होना चाहिए माइंड में कि वहां से बना जाएगा। एक क्या कि जितना भी तुमको दिख रहा है कॉम्बिनेशन, यहाँ 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 हर जगह पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बोलो यार, डायरेक्शन वाइज अलग हो सकता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और कैसे कैलकुलेट होता है कुछ भी, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि F का वैल्यू कितना होगा, तो 2 को है चुकी था K इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा L नेट। बोलो यार, तो मैक्सिमम चांस है इसमें पूछने का कि इस दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, या यहाँ कितना फोर्स है, यहाँ कितना फोर्स है, ठीक है? अच्छा, रेयर केस में पूछ देगा कि स्ट्रेस कितना है, तो कोई बहस नहीं है, इस पर फोर्स तुमको मालूम है, तो स्ट्रेस कितना होगा वो वाला फोर्स बनाइए भैया। तो स्ट्रेस ये समझ में आ रहा है कि दोनों में बराबर होगा, नहीं होगा बराबर? बोलो यार, क्योंकि दोनों के लिए फोर्स भी बराबर है, दोनों का एरिया भी बराबर दिया हुआ है। लेकिन एक बात गौर करो, स्ट्रेन बराबर होगा कि नहीं होगा? तो स्ट्रेन का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर डेल्टा L बाई L नहीं लगाना, यहाँ पर तुम लगा दोगे, क्योंकि फोर्स मेन ना है यहाँ जी। तो तुम ऐसे सोचना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है। आईआईटी एडवांस सवाल पूछा है तो वो पूछ सकता है कि ये जंक्शन इधर गया कि उधर गया, वो बाई वगैरह का डाटा उटा देख करके कितना इधर गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज पूछा जा सकता है, आप लोगों को नहीं पूछेगा। तो इसमें बस यही याद रखना है कि मेन है फोर्स, अब वहीं से आगे बढ़ना। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि स्ट्रेन से स्ट्रेस पर तब फोर्स पर आते थे, लेकिन इसमें जानबूझ करके लिखाए हैं हम फोर्स के बारे में कि आपको वनने से कहानी स्टार्ट करना है। मतलब फोर्स मालूम है तो पूछेगा स्ट्रेस, तो F बाई A करके के जाएंगे। स्ट्रेन पूछेगा तो इधर से जाएंगे, स्ट्रेस मालूम ना है जी, तो स्ट्रेस का वैल्यू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा जो भी है, स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों में स्ट्रेस सेम होगा, फोर्स बाई एरिया से स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होगा स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस। बोलो यार, तो यंग मॉडुलस दोनों का अलग समझ आ रहा है, तो स्ट्रेन दोनों में क्या होगा, अलग होगा, ठीक है? तो लाइट है, स्ट्रेन तुमसे नहीं पूछना चाहिए, इसमें हम जानते हैं। जेईई वगैरह में पूछ सकता है, आप में नहीं पूछेगा। एक्चुअली में वही स्ट्रेन से पता कर लिया जा सकता है इसको कि कितना इधर उधर हुआ है, और भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको उतना जानना नहीं, बस इतना ही तक जानिए, वो भी बहुत ही जानिए। तो वो कुछ नहीं बताया, 98% चांस, 98 नहीं, कुछ ज्यादा बोल दिए उसमें, 95% चांस यही वाला पूछे, ठीक है? हाँ, थ्योरेटिकल मिशन में फंसा सकता है, वो समझ आ रहा है ना? न्यूमेरिकल 95% चांस इसका है,
अब बचा 5%, तो उस 5% में 4.8% चांस इसका है। अब बाकी जो तुम्हारा बच गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो है इसके पूछने का चांस। बस उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि दो वो है ना, तो पहले इक्विवेलेंट के निकाल लेंगे और उसका एक का वैल्यू के इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा एल नेट कर लेंगे। एक मालूम है, कोई एक मालूम है तो बाकी सब निकल जाएगा। इस समझ में आया? स्ट्रेन मालूम है तो स्ट्रेस फोर्स निकल जाएगा, फोर्स मालूम है तो स्ट्रेस स्ट्रेन निकल जाएगा। इसीलिए तो हम आपको तेजी में रखवाए थे कि सोचने लगता है बच्चा, दिमाग नहीं काम करता है उसी में। समझ आ रहा है कि नहीं? स्ट्रेस दिया हुआ स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो गड़बड़ा जाएगा। पहले से पता होना चाहिए कि एक भी जानते हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ फोर्स में, तो हम सब जानते हैं। ये दिमाग में पहले सेट हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। अरे बोलो यार, जैसे हीट में कैसे बताया जाता है कि कुछ पूछो तुम जाना कि डेल्टा यू तो हम जानते करते हैं, आइडियल कैसे कंडीशन है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई एक पूछेगा तो या तो वो जानते हो तो बना दोगे, और वो नहीं जानते तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा तो दूसरा वाला कर करके बना देंगे। डेल्टा यू में एकदम सूत्र के नहीं बता सकते हो, किसमें याद है? सॉलिड और लिक्विड वाला केस। तो उसमें क्या है कि या तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू लगाइए, या क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाला भी बताया था ना, वैसे करके डिलीट किया जा सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ जगह आके एक चीज हम खाली बता दे रहे हैं, एक खाली ध्यान ऐसे रखिएगा जी, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्राफ, इसलिए पूछ सकता है। जनरल मेटल के लिए जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाए थे, कैसे बनाए थे? पहले स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा ऐसे, और उसके बाद ऐसे, और फिर ऐसे बनाए थे ना जी। तो वो जनरल ग्राफ होता है, ठीक है, किसी भी मेटल वगैरह के लिए या सॉलिड के लिए जनरली। एक पढ़ना है आपको इलास्टोमर्स, इसका खाली ग्राफ आपको जानना है, ठीक है। इलास्टोमर्स में कौन आया? जैसे रबर आया, अरे बोलो यार, और हार्ट का कुछ कुछ बोलता है, जो भी ऑर्टा बोलता है, होता है कुछ, जो भी है, तो वो सब इसी में आता है। इस सब का क्या होता है ना कि थोड़ा सा फोर्स लगा होगा तो ढेर दूर तक खींचा जा सकता है, अपना लेंथ का 4 गुना 5 गुना तक खींचाता है, रबर नहीं देखते हो, ठीक है। तो इसमें ग्राफ जो बनता है वो इस टाइप का बनता है, याद रखिएगा। यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ कौन है? स्ट्रेन। तो ऐसा टाइप का ग्राफ बनता है, तो इसको आप रटे हुए रहिएगा, यहाँ शंकर नहीं रहता है, मैंने इस टाइप का ऐसा टाइप, ऐसा टाइप। तो मान लो कि डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए इसमें आप कुछ पूछेगा नहीं। अरे बोलो यार, तो ये वाला रटे हुए रहिए। इसका एग्जांपल समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया? इलास्टोमर्स में कोई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं होता है। बोलो यार, मतलब समझ में आया कि इलास्टोमर्स में हुक्स लॉ कभी फॉलो नहीं होता है, बाकी नॉर्मल में हमेशा हुक्स लॉ फॉलो होता है। नहीं, पहला केस में समझ में आ रहा होगा तुमको? तो इलास्टोमर्स में प्रोपोर्शनलिटी रीजन होता ही नहीं है। अरे बोलो, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आ रहा है किसी? तो इसका एग्जांपल हो गया वही रबर, और क्या बोलता है जी? AORT है, हाँ जो भी है एनसीईआरटी में लिखे हुए एग्जांपल तो ऐसा दिया है, ठीक है, वो रहता है, कोई दिक्कत? वही बोलता है कि ये सब का बेनिफिट वही होता है कि कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा भी हुआ ना, तो चूंकि वो स्ट्रेच ना हो सकता है, अनय स्ट्रेच होता तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाता है। यही सब बताया होगा आपको, खाली एग्जांपल याद रखना है, ये ग्राफ रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? जब कॉपी को अगर पकड़ लिए तुम तो सब सवाल बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम खुद ऐसा प्रयास करेंगे कि लगभग टाइप करवा दें। बोलो यार, अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो सब बच्चा बन जाएगा, लेकिन लीडिंग वाला कहां से कहानी होगा? तो इसमें ये वाला आ जाएगा तो केवल रैंक मारने वाला बनाता है, समझ में आ रहा है कि 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन तक बनाने में कुछ नहीं, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन जो होता है ना उसी में मेन खेल होता है, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा। आई होप बात समझ में आ गया होगा। हम लोग हमेशा बोलेंगे जी
स्ट्रेन डेल्टा एल जबरदस्ती वाला बटा एल, इसीलिए सूर्य में यूज किए थे ना जबरदस्ती वाला को जान के किए थे कि आपको ध्यान रहे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?